आज हमारे बीच एक जितेंद्र भाई साहब हैं जो सादुल्ला नगर में घर पड़ेगा और इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट में दिव्यांग हैं, फिर भी इन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना मुकाम हासिल किया है। हमारे बीच आज मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। जी, सबको पहले नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मौर्य है। मैं हुसैनाबाद ग्राम टोड़ीगढ़ी का निवासी हूँ, बलरामपुर में ही। और मेरा करियर का एजुकेशन 2004-05 के आसपास में शुरू हुआ। बिकॉज मेरा ब्लाइंडनेस है, दृष्टिबाधित हूँ मैं। मेरी दोनों आँखों में आईलिड नहीं है, जो पुतली होती है। किन्हीं कारणों से सही समय से जांच ना हो पाने की वजह से डॉक्टर की कुछ गलतियों और कुछ अपनी वजह से लगभग 3.5 साल की आयु में आँखें ख़राब हो गई। तो एक होता है कि ग्रामीण इलाके में रहने पे थोड़ा सा लगता है कि दृष्टिबाधित हो गया तो क्या उसकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी नहीं। थोड़ा सा एजुकेशन का भी फैमिली पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से 2004-05 में हमारे दादाश्री ने अयोध्या में उनका हर साल का रहता था कि वो हर साल राम विवाह के अवसर पे जाया करते थे। स्वभाव से ईश्वर की कृपा हुई और अचानक वहाँ दृष्टिबाधितों से उनकी मुलाकात हुई और वो उस स्कूल के बारे में पूछे और उसी समय दिसंबर 2004 में ही मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पे मैं 3-4.5 महीने तो आँख 3 साल की आयु में ख़राब हो गया था कि हाँ, मुझे मतलब डॉक्टर की कुछ दवाओं की वजह से रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से उसको मेडिकल कॉलेज लखनऊ में निकलवाना पड़ा। तो वहाँ पे लगभग 6 महीने की शायद सर्जरी वगैरह हुआ। उसके बाद में फिर लाइफ बची। एक आँख निकलवाया कि दोनों? नहीं, दोनों निकलवा दिया गया। अच्छा, दोनों निकलवा दिया? हाँ, दोनों। हमारी आईलिड नहीं है, बिल्कुल पुतली नहीं है, बाकी आँखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप चल कैसे पाते हैं, आना जाना? देखिए, जो चलने का है एक हाँ में आप अच्छा जो चलने का है तो हमारी एक वाइट केन होती है सफ़ेद कलर की, वो मेटल की बनी होती है। तो मेटल से बनी हुई चीज़ें जो होती है, ना ही हमें बिजली का कहीं करंट वगैरह पड़ा है, कुछ ऐसा वायर वगैरह है कटा हुआ है, तो उन सब से बचाव करते हुए मतलब रोडों से हमें जाना है, कहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है, कहाँ पे गड्ढा है, तो उसको हमें लेफ़्ट टू राइट मूव करना पड़ता है। अपने शरीर से थोड़ा दूरी बना के रखनी पड़ती है। और वो लगभग मुझे लगता है 28 या 30 इंच का होता है। इस मतलब जैसा मेरा शरीर है उसके हिसाब से ही वो उसमें उस तरह के बनाए होते हैं। तो ये हमें क्या नाम है अलग अलग जगहों से मिलते हैं। देहरादून से मिल जाता है, मुझे दिल्ली से मिल जाता है। अब तो काफ़ी विकसित हुआ है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गया है ये, तो अब हमें तो ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो वो स्टिक 2 प्रकार की आती है, एक तो सिंपल होती है और एक होती है जो स्मार्ट केन के नाम से जानते हैं। वो वाइब्रेट भी करती है। कहीं पे मान लीजिए लेफ़्ट टू राइट अगर 3 मीटर के अंदर कोई गड्ढा है, कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वाइब्रेट भी करता है। तो ऐसी भी स्टिक हम लोगों के लिए है। बाकी मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन थ्रू के वगैरह भी कई सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू भी हम चीज़ों को पता लगा लेते हैं। अच्छा, रोड पर जितेंद्र भाई 1-2 किलोमीटर आप अकेला जा सकते हैं ऐसा? जी, हमें 1-2 किलोमीटर नहीं, हमें इंडिया के अंदर क्या फॉरेनर्स में भी जाना हो तो आज के टाइम पे कोई इशू नहीं आती। हम खुद अपनी गाड़ी बुक कर लेते हैं, ओला उबर है, रैपिडो है, जो भी है वहाँ तक। जी अकेला सफ़र करते हैं? जी, हम लगातार 2013 से क्लास 7th ईयर के बाद में खुद ये डिसीजन लिया कि विदाउट पेरेंट्स मैं खुद में 9th में एडमिशन लिया लखनऊ में। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और अभी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से। आप चला लेते हैं बाइक? नहीं, देखिए हम वो कोई काम नहीं कर सकते जहाँ पे केवल आँखों की मदद ली जा सकती है। अच्छा। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की, कि दृष्टिबाधित होने के बाद में कोई भी काम जो पिक्चर से संबंधित है, जो केवल देखने से संबंधित है, उस कार्य को नहीं कर सकते। सामान्य तौर पे बोलो तो एक गोली है जिसे हम नहीं चला सकते, बाकी अंदाजे से तो वो भी चलाया जा सकता है। अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई कैसे की आप? हाँ, पढ़ाई लिखाई देखिए हम लोग की जो लिपि होती है, जैसे आप लोग की आप अच्छा बोलते हैं। जो देवनागरी लिपि आप लोग के लिए होती है, वो तो प्रिंट में होती है, वैसे हमारी ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि को हम टच करके पढ़ते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 का जो नंबरिंग है उसके अंदर उस डॉट्स को निर्धारित किया गया है। उस पर छोटा बड़ा ABCD जो भी है वो निर्धारित कर दिया गया है कि किस शब्द अक्षर के लिए कौन सा डॉट होगा। जैसे हमें क्या नाम है भारत लिखना है तो भा का नंबर क्या होगा, जैसे 4 5, बड़ा का नंबर क्या होगा तो 3 4 5। इस तरह से
रा का क्या होगा, ता का क्या होगा, वो इस तरह से कोडिंग की गई है कि एक अक्षर से दूसरा अक्षर मैच नहीं करेगा और ईजिली हम आपके साथ आप उतनी स्पीड से पढ़ सकते हैं जितनी स्पीड से आप पढ़ते हो अपने देवनागरी को। उस ब्रेल लिपि के माध्यम से हम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, रामायण हुआ, महाभारत, गीता हो गई, और हमारी जो पुस्तक सब हमारे पास में श्री रामचरितमानस की बुकें हैं। अभी अनुभव जैसे कैसे करते हैं कि इसमें क्या लिखा है, कैसे आप हमें वहाँ पे अनुभव की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हमें स्पर्श, हमारी त्वचा कितनी काम करती है, हमारी उंगली कितनी काम करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको हो सकता है कि 15 से 20 दिन 25 दिन लग जाए प्रिंट को पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, बच्चे को लग सकता है। वहीं पे हमें भी कम से कम 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। ब्रेल लिपि पहली बात तो इतनी आसानी किसी को समझ में नहीं आती, और जब एक बार अगर पढ़ने आ गया तो उससे कोई दूर भी नहीं भागता। क्रिकेट में कैसे चुनेंगे, कैसे खेलना पसंद आया, कैसे खेल लेते हैं? क्रिकेट सबसे पहले मैं 2013 में इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में जीता इंडिया ने। उसके बाद से आज तक इंडिया ने कभी कोई वर्ल्ड कप हारा नहीं। ये हमारी बहुत सौभाग्य रहा है इंडिया के लिए ब्लाइंड क्रिकेट में। तो उस समय मैंने रेडियो पे सुना कि एक साथी थे, वो B2 के थे। हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में क्या है कि 3 कैटेगरी बनाई जाती है। उसमें भी प्लेइंग 11 जो होता है, 3 प्लेयर होते हैं जो B3 के होते हैं, जिसको 6 मीटर तक दिखाई देते हैं, अपने लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे 6 मीटर की दूरी तक, यानी ये समझिए 40% जिसको ब्लाइंडनेस होता है वो B3 के कैटेगरी में आता है। वो 3 प्लेयर होते हैं। 4 प्लेयर हमारे होते हैं B2 के, जिसको लगभग 60 से 75 मीटर की मतलब प्रतिशत के आधार पे दिखाई देता है। और जो 4 प्लेयर होते हैं वो 100% हमारे जैसे, उनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। और हमारी जैसे ये मैं ब्लैक चश्मा लगाया हूँ, इसके भी अंदर से ब्लैक टेप लगा दिया जाता है अंदर के साइड से, कि जो भी अगर उसको चश्मे से दिख रहा है वो भी दिखना कम हो जाए। तो उसके बाद में जो 100% वाले उनको सुन करके गेंद को कवर करना होता है। अब बॉल आ रही है, फील्डिंग कर रहा है, तो उसको लेट करके रोकना होता है। उसको इतना एक्सपीरियंस, उसको ध्यान देना पड़ता है कि बॉल आ कैसे रहे, हमेशा थोड़ा सा झुक करके खेलना पड़ता है। और जहाँ तक रहा कि कोटा भी होता है इसमें कोटा ये रहता है, जैसे मान लीजिए 20 ओवर्स का मैच है तो 60-40 का रहता है। 40% B1 का रहेगा जो 100% है, और B2 B3 के 60%। और जो बैटिंग का लेवल होता है वो तीनों होते हैं। अगर B2 B3 के तो B1 का जाना अनिवार्य है। इस तरह से चलता रहता है पूरा प्लेइंग 11। और साथ ही साथ उसमें जो है जो बॉलिंग कोटा है उसमें 8 ओवर ब्लाइंड का निर्धारित है। हाँ, बाकी सेम रूल होते हैं, नो बॉल, क्या नाम है, वाइड। और ब्लाइंड क्रिकेट में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कि जब आप बॉल को फेंकते हैं तो अंडर आर्म बोलते हैं। हाँ, उस गेंद को ऐसे फेंकना पड़ता है, ना कि आप ऐसे फेंक सकते। हाँ, आप बॉलिंग करते हैं कि बैटिंग करते हैं कि? हाँ, देखिए अपना अपना एक चॉइस होता है क्रिकेट में कि हम बेस्ट कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं। हाँ, किस में ये चीज़ है। लेकिन ना हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में क्या होता है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। उसमें भी आप कितना बेस्ट किस में कर सकते हैं, एक अपनी आपकी चॉइस है। लेकिन आप जब प्लेइंग 11 के अंदर जाते हो तो आपका ये टारगेट होता है कि 100% सभी में देना। ऐसा नहीं कि आपको बैटिंग अच्छी आती है तो बॉलिंग में गड़बड़ कर दो, अब बॉलिंग अगर अच्छी है तो बैटिंग नहीं। आपको जो अवसर मिल रहा है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो तीनों में, और उससे भी ज़्यादा आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर अनुशासन नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इंडिया टीम्स तक जा पाएँ और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच पाएँ। तो पेशेंस और डिसिप्लिन ये बहुत मायने रखता है क्रिकेट के अंदर। अभी आप कौन सी टीम में चुने गए हैं? अभी मैं उत्तर प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड ऑफ इंडिया का बोर्ड है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसी बोर्ड के तहत हम अभी खेल रहे हैं। मैं 2016 में पहला क्रिकेट खेला था और मुरादाबाद में मेरा स्टार्टिंग हुआ, और फर्स्ट नेशनल हैदराबाद। उससे लगातार अभी तक मैं खेलता रहा हूँ। बीच में कई बार मैंने गैप कर दिया, अब बीच में कोविड आया है, उसमें भी काफ़ी मुझे टाइम लेना पड़ा। तो अभी लास्ट टूर्नामेंट मैंने क्या नाम है, नागेश ट्रॉफी का 6th एडिशन अभी खेला था, जो क्वार्टर फाइनल तक हमारी उत्तर प्रदेश की टीम गई, और उसमें खैर हम लोग जीत नहीं पाए क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं थी, और वो प्लेयर्स भी नहीं जा पाए क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ होता नहीं है। हाँ,
देना पड़ता है सभी को, 11 प्लेयर्स को अपना पूरा 100% देना होता है। तो होता है कि एजुकेशन है आपका या जॉब में है तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो नए प्लेयर्स भी गए और कुछ हम लोग की भी लापरवाही रही जिससे आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हुए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जो भी टूर्नामेंट है उसमें अपनी कोशिश है कि यूपी को ट्रॉफी लाई जाए। गवर्नमेंट से कोई सहायता आपको मिला अभी तक? देखिए, अभी 2014 के बाद से ये बोल सकता हूँ कि इंटरनेशनल में जाने के बाद में थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता है, पर नेशनल लेवल पे कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट का उस तरह से नहीं मिलता है जो एक सामान्य प्लेयर्स को किसी भी गेम में मिलता हो। क्रिकेट को तो छोड़ दीजिए, और भी हमारे पास गेम है, शतरंज है, फुटबॉल है, जूडो है। जूडो से मेरा क्या नाम है सिल्वर मेडल भी रहा है। खैर अभी तो उसको छोड़ दिया मैंने। तो लेकिन वही है कि गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिलता जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता। अगर उसका आधा % भी अगर हम लोगों को मिले तो शायद मुझे लगता है कि हम उनसे आगे जा कर के दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी जो हमारी समाज सेवा का जो दायित्व है उसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो बैंकर्स हैं और जो बैंक कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, वो सपोर्ट करती हैं। उनके आधार पे ही, चाहे वो हमारा यूपी कैब हो या फिर ब्लाइंड ऑफ इंडिया का कैब हो, वही सपोर्ट के थ्रू नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी सारे मैचेस उन्हीं के थ्रू खेले जाते हैं। सरकार से किस प्रकार की सहायता चाहते हैं कि किस प्रकार का आपकी मदद किया जाए ताकि देखिए सर, कुछ अच्छा कर सकें? देखिए, सरकार के साथ बस यही है कि कम से कम प्लेयर्स का अगर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से आ रहा है तो अभी गवर्नमेंट का ये थोड़ा सा मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि उन्होंने अभी अर्जुन अवार्ड दिया हमारे क्रिकेट जो कैप्टन है, इंडिया कैप्टन। लेकिन अभी कम से कम प्लेयर्स को कुछ नहीं तो इंटरनेशनल खेलने के बाद में जॉब तो कम से कम देनी चाहिए। आप समान व्यक्ति को, समान प्लेयर्स को तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमें एग्ज़ाम देने के बावजूद भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन भी बहुत कम है, 4% का रिजर्वेशन है। और हमारी भी उतनी ही जनसंख्या है जितनी कि समान व्यक्ति के। अगर समान व्यक्ति 10 लोग खड़े हैं एक सीट के पीछे तो हमारे 7 लोग खड़े होते हैं। हमारी ही कैटेगरी में ब्लाइंड में 7 लोग खड़े होते हैं। अब ऐसे में कंपटीशन बहुत हाई है और इस बेसिस पे मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स है उसमें जॉब तो कम से कम देनी चाहिए। और जॉब नहीं दे पा रहे तो कम से कम कुछ तो मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो क्या नाम है, मुझे लगता है प्राइज़ मतलब धनराशि जो है निर्धारित होनी चाहिए कि जिससे कि वो खेलने के बाद में उसको वो सर्टिफिकेट लगाए और वो क्या नाम है सीधे अकाउंट, अब तो खैर ऑनलाइन का माध्यम आ गया, तो कम से कम कुछ तो उसको मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना खुद भी किट खरीद सके, अपना मतलब जीवन यापन कर पाए, अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर न रहे। तो इसी पे कई बार लगता है प्लेयर्स को कि हमें जब सब कुछ पेरेंट्स से ही लेना है तो हम क्या करें, कैसे खेलने जाएं। इच्छा क्या है बनने का या करने का आगे? देखिए, फ़िलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना है और आगे हमारा जो क्रिकेट का है बस यही है कि बस। गवर्नमेंट जॉब किस प्रकार का जॉब? अभी देखिए, मैं शिक्षक ही बनना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक शिक्षक बन कर के जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और हमारा जो दृष्टिबाधित समाज है उसको मैं लेकर के आगे जाना चाहता हूँ कि भविष्य में जैसे हमने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, जैसे मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो एशिया का नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ वर्ल्ड में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सबसे बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके पास सब कुछ है। हमारे पास आज प्रिंट ब्रेल प्रेस की भी क्या नाम है प्रेस है जो लगभग 10 करोड़ के आसपास आती है वो प्रेस। आज हमारे पास क्या नाम है कंप्यूटर लैब लगभग 40 से 50 कंप्यूटर आज भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है उस विश्वविद्यालय के अंदर जिससे हम वंचित रह जाएं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से पढ़ने के बाद में अगर हम अपने सोसाइटी की सेवा ना कर पाएँ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार का हमारा क्रिकेट अपने साथ में रखूँगा और वो हमारा मेन लक्ष्य है। लेकिन बस ये है कि रोज़गार में आने के बाद में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हमारी कमियां हैं उसको और मैं सुधार पाऊँगा और अच्छे से आगे जा पाऊँगा।
टीचिंग का कोर्स पूरा कर लिया आपने? जी, मैंने बीएड कंप्लीट किया। बीएड मैंने कंप्लीट किया, लेकिन हमारा जो बीएड है वो स्पेशल मैंने किया दृष्टिबाधिता से। हाँ, तो हमने सीटेट कंप्लीट किया। टीचर लाइन में फॉर्म भरा आपने, अप्लाई किया किस प्रकार का, ठीक है मुझे जॉब मिल जाए? देखिए, अभी तो आप कह सकते हैं कि सच्चाई यही है कि हर कोई बोलता है बीजेपी के अंदर आप जो अभी पार्टी है, चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। उसका जो रेशियो डेटा बताता है वो ये कहता है कि हमारे पास टीचर उपलब्ध है, लेकिन अगर ग्राउंड पे जाके देखा जाए सही रूप में, अगर वो जांच कराएं तो इस बात का आप पता लगा पाएंगे कि इस समय बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के शिक्षक हैं वो या तो क्या नाम है रिटायर हो गए हैं या तो फिर उनकी उपलब्धता है नहीं बहुत सारे विषयों में। 2-3 क्लास के बच्चों को एक ही टीचर संभालता है सर? एक टीचर, कई बार तो एक टीचर 8-8 पीरियड पढ़ा रहे हैं, मैं देखा हूँ। 4 पीरियड वैसे निर्धारित होता है स्कूल के अंदर, लेकिन देखता हूँ 8-8 पीरियड ले रहे हैं। तो रेशियो कुछ भी कहता हूँ, ऑनलाइन डेटा उनका कुछ भी कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से डेटा लेके आते हैं, क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेशन में हूँ और अभी भी मैं स्पेशल एजुकेशन से एमएडी कर रहा हूँ। तो हमने भी रूसा का डेटा देखा है कि रमसा का डेटा देखा है, और अब तो समग्र शिक्षा आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसका भी डेटा देखने को मिलता है। तो वो जो भी डेटा है उनके पास सब ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं उसमें ये पाते हैं कि जो हमारी स्पेशल एजुकेशन की स्कूल्स हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें जो डेटा हमें देखने को मिलता है। अब बताइए, अगर वैसे क्या नाम है सरकारी जो दस्तावेज है 15 लड़के पे 9 से 12वीं और 10 लड़के क्या नाम है 6 से 8, 1 से 5 तक एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक क्लास में 50-50, 150 बच्चे प्राइमरी में होते हैं और उन पे एक हेड मास्टर होता है, एक टीचर होता है। अब 2 लोगों से प्राइमरी स्कूल कैसे चल सकता? कम से कम 3 से 4 तो टीचर्स होने ही चाहिए, अलग से उसके हेडमास्टर होने चाहिए। बट गवर्नमेंट का क्या है मुझे नहीं पता, तो इसीलिए हमें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। अभी हम दिल्ली में अभी वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। बिहार पे हमें अपेक्षा थी, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, अभी तो पेपर मैंने दिया और कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट का इंतज़ार था, पता लगा कि इधर हम लोग एग्ज़ाम में गए हैं, उधर क्या नाम है आराम से लोग लीक कर दिए। एग्ज़ाम में आप लिख देते हैं या बोलते हैं कोई दूसरा टिक लगाता है? जैसे एग्ज़ाम में रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैं क्या नाम है बीए कर रहा हूँ या बीएड कर रहा हूँ, तो हमारा जो लिखने वाला होता, आप जैसे ही समान बच्चे होते उनको जूनियर्स, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमें जूनियर्स स्टूडेंट का हेल्प लेना पड़ता है। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, कोई भी हो। अगर मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो 12th का लेके आऊँगा। हाँ, अगर मैं अपने लेवल का भी लेके जा रहा हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो अगर मेरा हिस्ट्री विषय है आप बोलेंगे वही तो वो साइंस का लेके जाएंगे। आप बोलेंगे वही वो लिखेगा? हाँ, ऐसा जितना मैं बोलूँगा वही लिखेगा, और अपने सब्जेक्ट का कभी भी हम राइटर नहीं ले जा सकते, ये निर्धारित है, इसका रूल गाइडलाइंस सब कुछ। जैसे आपको टीचर बना दिया गया, फिर किस प्रकार को आप बच्चों को पढ़ाएंगे? देखिए, हम प्रोजेक्ट का तो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे सामने प्रोजेक्टर रहता है, ब्लैक बोर्ड लगा होता है, हाँ, उसके इस्तेमाल तो हम नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, फिर भी जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको हम इतना तैयार करके जाते हैं कि उनको मौखिक रूप से खुद से मतलब उनको पढ़ा सके, और उनकी रीडिंग और राइटिंग हम दूसरे की मदद से उनकी राइटिंग अगर कराते भी हैं तो उनको हमारे जो अलग अलग टीचर्स होते हैं अलग सब्जेक्ट के, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है और उनसे उनके माध्यम से उनको सहयोग देते हैं बच्चों को। बाकी पढ़ाने का अपना पूरा 100% देते हैं कि जो भी उनका टॉपिक है, जो भी उनका पार्ट है, उनको अच्छे से समझा पाएँ। अभी जैसे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ के बता देंगे? हाँ, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अब तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि जैसे आप कोई न्यूज़पेपर का कोई बुक है, हाँ, आपने उसका फ़ोटो अगर मुझे खींच के भेज दिया, अच्छा, तो उसको मैं, कई सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू पढ़ करके उसको मैं बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ। अच्छा, हाँ, जैसे मोबाइल के अंदर आपको सीधा सा बता देता हूँ कि मोबाइल के सभी जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, सभी के अंदर क्या नाम है एक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर होता है, उसके अंदर एक टॉकबैक का ऑप्शन आता है। वो जब आप ओपन कर देते हो तो डबल टैप पे चलता है।
जो कुछ भी स्क्रीन पे आप कर रहे होते हैं वो सब कुछ रीड करता है। हाँ, B1 में रेगुलर प्लेयर्स। कब खेलने जाएंगे आप इससे? देखिए, अब ये तो बोर्ड ही बताएगा कि हमारा अगला टूर्नामेंट कब आ रहा है। कितना बार आप खेले हैं अभी तक? अब मुझे लगता है कि मैं अभी तक अपनी लाइफ में 15 से 20 टूर्नामेंट तो खेल लिया।